दुनिया में कुछ ऐसे एहतजाज होते हैं जो सिर्फ सड़कों तक, नारों तक या बैनरों तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाते हैं। इस वक्त यूरोप के मुल्कों में गाजा पट्टी के हक में, फिलिस्तीन की हिमायत में और इजराइल के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं उसने दुनिया को एक नई तारीख दे दी है। सबसे बड़ा और सबसे असरदार करने वाला एहतजाज इस वक्त उस काफिले की शक्ल में है, उस कारवां की शक्ल में है जो गाजा पट्टी की तरफ रवाना हो रहा है। गाजा की तरफ रवाना होने वाले इस कारवां को रुखसत करने के लिए हजारों लोग समंदर किनारे जमा हैं। उनके हाथों में फिलिस्तीनी परचम है, उनकी आंखों में आंसू हैं और उनके दिलों में एक जज्बा है। जब वो जहाज़ों को अलविदा कह रहे हैं, जब वो कारवां को गाजा की तरफ रवाना कर रहे हैं, तो वो मंजर देखकर आंखें नम हो जाती हैं। देखने वाले रो पड़ते हैं। मैं भी उस मंजर को देखकर रो पड़ा था। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है, ये दिल को हिला देने वाली बात है। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, ये वही यूरोप के लोग हैं जिन्होंने सदियों तक मुसलमानों पर जुल्म किया, मगर आज यही लोग गाजा के लिए खड़े हैं, मुसलमानों के साथ हैं। जहाजों में सवार होकर कई मुल्कों से लोग समंदर का सफर तय करके गाजा पट्टी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सोचिए, वही मुस्लिम ममालिक, वही मुसलमान हुक्मरान जिनसे उम्मीद थी कि वो गाजा के लिए सबसे पहले आवाज उठाएंगे, वही अपने मुल्कों में प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं। अगर कोई उनके मुल्क में गाजा के सिलसिले में बात करता है, फिलिस्तीन की हिमायत करता है, तो उसको बैन कर दिया जाता है, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। स्पेन के बार्सिलोना से आई तस्वीर और वीडियो इस सब का सबसे बड़ा सबूत है। बार्सिलोना के समंदर किनारे का वो नज़ारा जहां हजारों लोग जमा थे और गाजा जाने वाले जहाज़ों को रुखसत कर रहे थे, वो मंजर तारीख का हिस्सा बन चुका है। अल जजीरा का रिपोर्टर जब इस मंजर की रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो पड़ा क्योंकि गाजा के हालात का तस्करा करते करते बार्सिलोना की तस्वीरें उसके सामने थी। बार्सिलोना इस वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक यूरोपीय शहर नहीं है, बल्कि इसका मुसलमानों से सदियों पुराना रिश्ता रहा है। स्पेन को उर्दू और अरबी में अंदलुस कहा जाता है। अंदलुस वो सरजमीन है जहां तकरीबन 800 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। 8वीं सदी में तारीख बिन जियाद और मूसा बिन नसीर ने इसे फतह किया था। यहाँ मस्जिदें बनी, किले बने, यूनिवर्सिटीज बनी, इल्म की रोशनी पूरे यूरोप तक फैली, उस वक्त जब यूरोप तारीख में डूबा हुआ था। मगर 15वीं सदी में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हो गया। वो दौर आया जब इस्लाम का नाम लेना भी स्पेन में नामुमकिन हो गया। मस्जिदें चर्च में बदल गईं, इल्म की जगह जहालत ने ले ली और मुसलमानों के सामने सिर्फ 3 रास्ते छोड़े गए थे, या तो ईसाई मजहब अपना लो, या अंदलुस छोड़ दो, या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। आज सदियों बाद वही अंदलुस, वही स्पेन, वही बार्सिलोना मुसलमानों के साथ खड़ा है, उनकी आवाज बन रहा है। वो लोग जिनका मुसलमान होना जरूरी नहीं है मगर इंसान होना काफी है, यही इंसानियत का सबक है जो आज बार्सिलोना की गलियों और समंदर किनारे गूंज रहा है। 1942 के बाद जब सुकूते गरनाता का वाकया पेश आया तो अंदलुस में मुसलमानों के लिए जिंदगी नामुमकिन बना दी गई। लाखों मुसलमान कत्ल कर दिए गए। जो बचे वो मजबूरी में अपने ईमान को छुपाते रहे, नमाज छुपकर अदा करते रहे, कुरान छुपकर पढ़ते रहे और बाहरी दुनिया के सामने अपने आप को ईसाई दिखाते। यही अंदलुस था, यही स्पेन था जहां सदियों तक अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती थीं और फिर अचानक खामोशी छा गई। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। फिर 20वीं सदी में मुसलमान दोबारा वहां पहुंचने लगे, कारोबार शुरू किया, रिहाइश इख्तियार की और धीरे धीरे अब अंदलुस की गलियों में मुसलमान फिर से नजर आने लगे हैं। मगर आज सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसी अंदलुस, उसी स्पेन से फिलिस्तीन की हिमायत में सबसे बुलंद आवाजें उठ रही हैं। अब जरा कुछ दिन पहले की खबर देखिए। बार्सिलोना में एक जहाज से 50 यहूदी बच्चों को उतार दिया गया क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ गाना गा रहे थे, इजराइल की हिमायत में नारे लगा रहे थे। एक और खबर आई, जब यहूदी साइकिलिंग कर रहे थे तो फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करने वालों ने उनकी राह रोक दी। यही स्पेन आज सबसे पहले फिलिस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करने की बात करता है। यही मुल्क इजराइल के हमलों की खुले आम मजम्मत करता है और इसी स्पेन का तारीखी शहर बार्सिलोना आज गाजा की तरफ रवाना होने वाले काफिले का मरकज बन चुका है। यहाँ से कई जहाज रवाना हुए जिनमें इमदादी सामान और इंसानी हमदर्दी का जज्बा दोनों
दोनों सवार हैं। हजारों लोग इन जहाज़ों को समंदर के किनारे अलविदा कह रहे हैं। गाजा का वो मुहासरा जिसे इजराइल ने बरसों से थामे रखा, उसे तोड़ने के लिए लोग समंदर में उतरे। अल जजीरा का रिपोर्टर जब इस मंजर को बयां कर रहा था तो उसकी आवाज भर्रा गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो देखकर मुझे भी अंदलुस की तारीख याद आ गई। मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। तारीख आखिर कैसे करवट लेती है, कैसे इनकलाब आता है। जहां से मुसलमानों को निकाला गया था, आज वहीं से मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद हो रही है। यही स्मूथ फ्लोटिला आज तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट साबित हो रहा है। रिपोर्टर के मुताबिक अब तक 3000 लोग इस स्मूथ फ्लोटिला प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं और सिर्फ बार्सिलोना से ही नहीं बल्कि यूरोप के कई और मुल्कों से भी जहाज रवाना हो चुके हैं। मगर इसकी शुरुआत, इसका आगाज बार्सिलोना से हुआ है। मलेशिया से भी एक जहाज रवाना हुआ है जो रास्ते में बार्सिलोना से निकले काफिले में मिलेगा। इटली के शहरों से भी कश्तियां रवाना हुई हैं। मेडिटेरेनियन सी में ये जहाज एक दूसरे से मिलेंगे, ट्रेनिंग करेंगे कि गाजा पट्टी तक कैसे पहुंचा जाए। इससे पहले भी 2 जहाज गाजा पट्टी के लिए रवाना हुए थे। एक का नाम था मेडिटेरेनियन सी और दूसरे का नाम था हमजा। दोनों जहाजों को इसराइल ने रोक लिया। इनमें सवार प्रोटेस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, जहाजों को कब्जे में ले लिया गया। मगर इस सब के बावजूद हिम्मत नहीं टूटी। जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने भी हौसला नहीं खोया और जो अब सफर पर निकले हैं उन्होंने भी अपने दिल में यही इरादा रखा है कि चाहे जो कुछ हो जाए गाजा तक पहुंचना है। यही जज्बा है जो फ्लोटिला को तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज बनाता है। इन लोगों ने हौसला नहीं हारा है। एक मर्तबा फिर ये गाजा पट्टी की तरफ रवाना हो रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि मेडिटेरेनियन सी जो सबसे पहले गाजा पट्टी के लिए रवाना हुआ था और जिसे इजराइल ने रोक दिया था, उसमें मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मगर अब वही लोग दोबारा इस काफिले का हिस्सा हैं। वही जहाज, वही कारवां और वही जज्बा जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इस कारवां में एक बड़ा नाम शामिल है, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो पहले इस काफिले का हिस्सा थी। इजराइल ने उन्हें हिरासत में ले लिया, उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया, मगर अब वो दोबारा उसी जहाज का हिस्सा हैं। गाजा की तरफ बढ़ते कारवां में उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि ये सफर सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानियत का है। इसी तरह जर्मनी की मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट यासमीना एकर भी इस कारवां में शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट एबिनिस जो फ्रांस से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने भी इस कारवां को सपोर्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 44 से ज्यादा मुल्कों के लोग इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। एमपीज, इंटरनेशनल वर्कर्स अब इस काफिले में शामिल हैं। ये अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा है बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। इजराइल के लिए अब इस कारवां को रोकना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि इजराइल ने कैबिनेट की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 44 मुल्कों से आए इन प्रोटेस्टर्स को कैसे रोका जाए। बल्कि कई मुल्कों के एमपीज, यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स और हुकूमतों में अहम ओहदे रखने वाले अफसरान इसमें मौजूद हैं। अगर इन्हें जबरदस्ती रोका गया तो उसका असर पूरी दुनिया की सियासत पर पड़ेगा। यही वजह है कि इजराइल ने अपनी मीटिंग में लंबी बातचीत की, मगर उसका एजेंडा अब तक सामने नहीं आया है। मगर इस कारवां के सफर को देखकर यही कहा जा सकता है कि इन लोगों का हौसला सलाम करने के काबिल है। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर समंदर के रास्ते निकलना, गाजा पहुंचना, ये अब आसान नहीं है। मगर इन सब का मकसद एक ही है, गाजा की नाकाबंदी तोड़ना, गाजा के मुहासरे का खात्मा करना। यही एजेंडा है, यही जज्बा है। दूसरी तरफ इजराइल पर पूरी दुनिया का दबाव बढ़ रहा है। हर तरफ से सीजफायर की मांग उठ रही है, मगर इजराइल टालमटोल कर रहा है। उसका असली मकसद हमास पर साइकोलॉजिकल दबाव डालना है। हर हफ्ते इजराइल की कैबिनेट मीटिंग होती है और दावा किया जाता है कि अगले हफ्ते गाजा का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। रिजर्व आर्मी बुलाई जाती है, नए ऑपरेशन का ऐलान होता है, मगर फिर हकीकत में कुछ बदल जाता है। 6 महीने से यही सिलसिला जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त खान यूनुस, रफा, अजैतून, जबालिया कैंप, हर जगह इजरायली आर्मी मौजूद है। चप्पे चप्पे पर कंट्रोल का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमास आज भी अटैक कर रहा है। रेजिस्टेंस मौजूद है, मुकाबला करने का हौसला मौजूद है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि इजराइल चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमास को खत्म नहीं कर सकता। पिछले दिनों इजराइल ने 2 दिनों तक लगातार यह दावा किया था कि अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा
शहीद हो गए हैं। इजरायली मीडिया ने इसे फैलाया, मगर गाजा पट्टी से आई ताज़ा खबर ने इस दावे को गलत साबित कर दिया। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कंफर्म किया कि अबू उबैदा जिंदा है, महफूज है और इजराइल का दावा सिर्फ एक नफ्सियाती दबाव बनाने की कोशिश थी। बहरहाल ये कारवां उम्मीद और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। 3000 से ज़्यादा लोग, कई जहाज और कश्तियां, सब एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गाजा के मजलूम लोगों तक राहत पहुंचाना। लेकिन खतरा बड़ा है, क्योंकि गाजा के साहिल पर इजराइल का शिकंजा अब भी कसकर बैठा है। 2008 से अब तक कोई जहाज वहां तक नहीं पहुंच सका। कई मुल्कों ने कोशिश की लेकिन नाकाम रही। तुर्की का जहाज हो या फ्रीडम फ्लोटिला की बार बार की जद्दोजहद, हर बार रास्ता रोक दिया गया। आज जब ये नया कारवां रवाना हुआ है तो इसके साथ लाखों दिलों की दुआएं जुड़ी हैं। लोग अपनी सांसें थामे ये देख रहे हैं कि क्या इस बार गाजा के साहिल पर राहत का कारवां उतर पाएगा या फिर एक बार और बंदूकें और हमले इंसानियत की इस कोशिश को कुचल देंगी। दुआ कीजिए कि ये सफर कामयाब हो, गाजा की नाकाबंदी टूटे, जंगबंदी हो जाए और वहां के बच्चों की आंखों से खून नहीं बल्कि मासूमियत की हंसी झलके। अपनी दुआएं, अपनी उम्मीदें, अपनी आहटें कमेंट में लिखिए, ताकि गाजा तक ये पैगाम पहुंचे कि दुनिया अब भी उनके साथ खड़ी है।